Hi students, today we will begin with the next unit, current electricity. And in this unit, particularly, we will deal with so many things. We will start with Ohm's law, then we will see the limitation of Ohm's law for the devices like meter bridge, potentiometer, and all things will Kirchhoff's law also. So all things we will do in detail. Let us begin with current electricity because this unit is familiar. All of you are familiar with it because in class 10 it is mentioned. So let us begin. What is current electricity? Simply I have written one definition of current electricity, the study of electric charge in motion. इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़े थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में द सेम चार्ज व्हेन इट इज इन मोशन. तो फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट करते हैं. द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज एक्चुअली नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो सिंपल है, ये सबको पहले से ही मालूम है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है. बिगिन विथ पहला टर्म है इलेक्ट्रिक करंट, दैट यू नो ऑल. इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन इसका है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through a section of a conductor. Now this term you have to remember, through a section of a conductor. जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है ये आप देख रहे हैं सर्कुलर ही होता है. तो मान लो एक सेक्शन हम यहाँ चुन लिए और इस पॉइंट से हम देखेंगे कि कितना चार्ज जो है वो एक सेकेंड में इस सेक्शन से क्रॉस किया. तो इसी को हम डेफिनेशन के रूप में ऐसे लिखते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर. इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. और देखो करंट जो है वाटर करंट भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, हीट करंट भी होता है, एयर करंट भी होता है. तो करंट वर्ड इसी से लिया गया है. सब जगह लगभग एक ही है कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट है ये, तो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, वाटर करंट में वाटर का फ्लो होगा, हीट करंट में हीट का फ्लो होगा, एयर करंट में एयर का फ्लो होगा. तो हियर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए section of a conductor. So this is the section. Okay, section is in shape of circular section, and how much charge flows in 1 second, that is called electric current. Now so mathematically you can write the same thing in terms of what. Now see there, the mathematical definition is the average electric current, the I average is equal to Q upon T. आप पता कर लें कि T टाइम में कितना चार्ज किसी सेक्शन से क्रॉस किया और फिर आप Q बाई T आप निकाल लो, तो ये आपको एवरेज करंट मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट. एक और टर्म होता है इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस करंट जो है, इंस्टेंटेनियस करंट I is equal to, this is dq by dt. Okay, instantaneous current is I is equal to dq by dt. एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब हुआ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, यानी मान लो 2 सेकेंड में कितना करंट फ्लो हुआ, तो 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो पहले नोट करो, फिर Q बाई T निकालो, तो वो हो जाएगा एवरेज करंट. लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जब 2 सेकेंड समाप्त हो रहा था, at the end of 2 seconds,
एट दैट टाइम व्हाट वाज द करंट, तो उस करंट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो वो इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी के फॉर्म में निकालने हैं, यानी क्यू चार्ज को डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कुछ बातें करें, हम एक एग्जाम्पल देते हैं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड what is the difference between average current and instantaneous current से। अब इसकी यूनिट बताएं तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला से यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, चार्ज बाई टाइम कूलम पर सेकेंड, और फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, और एम्पियर। ओके, तो कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, यू नो इज द नेम, the unit of electric current is in the honor of Ampere. Ampere is a scientist actually. उन्हीं के नाम पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट ऐसा यूनिट रखते हैं। तो कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोलते हैं, ये ध्यान में हमेशा रखें। अब देखो कि आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। तो डायरेक्शन आप नोट करें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। मान लो कि आपको पॉजिटिव चार्ज फ्लो का डायरेक्शन नहीं पता है एंड यू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो आपने क्या करना कि उस नेगेटिव चार्ज का अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बोलना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। ओके, कन्वेंशनल करंट। और एक बहुत सरप्राइज की बात है कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, एक्चुअली कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में, उसका अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। तो अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट का तो डायरेक्शन है, बट इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी? तो आपका जवाब होना चाहिए नो, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़े हो कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। तो करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी फिक्स है कि किस डायरेक्शन में होता है। इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज की फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा उधर की तरफ, बट स्टिल इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्यों? जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि मान लो कि ये 90 डिग्री का ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर इधर है, यानी दो तरफ से आ रहा है 3 एम्पियर 4 एम्पियर। ये दो कंडक्टर से करंट आया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन, जिस पॉइंट पर वो मीट कर रहा है दैट इज कॉल्ड जंक्शन, और बाकी ये मिल करके करंट इधर जाता है। तो आपसे पूछेगा हाउ मच करंट विल पास थ्रू दिस ब्रांच, तो जितना करंट आ रहा है तो इनकमिंग करंट है इस जंक्शन पर 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, दिस इज 7 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर होगा इसका 7 एम्पियर। अगर ये वेक्टर होता तो 3 प्लस 4, अगर ये 90 डिग्री पे है तो इसका आंसर 5 होना चाहिए, लेकिन 5 नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, बट इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। द रीजन इज सिंपल कि ये वेक्टर एडिशन के रूल को ओबे नहीं करता। अगर वेक्टर एडिशन के रूल को ओबे करता तो 3 एम्पियर 4 एम्पियर दो कंडक्टर दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री से, तो इसका जो सम होना चाहिए, उसका एडिशन जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बट एक्चुअली व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग 7 एम्पियर ऑफ करंट इज गोइंग, सो दिस सिंपली डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आप लिखें कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity। ये
scalar quantity. Okay, electric current is a scalar quantity. It is not a vector quantity. So that's the thing that you have to remember. लेकिन कभी कभी मान लो कि आपको मल्टीपल चॉइस दे दिया, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टेंसर होता है, स्केलर भी नहीं होता। ये मतलब आप समझो कि एक स्केलर और वेक्टर में एक और क्लासिफिकेशन आता है, टेंसर। तो टेंसर ये, तो अगर आपके ऑप्शन में टेंसर है तो आप टेंसर को टिक मारना, अगर टेंसर नहीं है तो देन यू गो टू द स्केलर क्वांटिटी, बट नेवर राइट वेक्टर, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। बट एवरीथिंग, वेक्टर का जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो कि इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, so it has both magnitude and direction, but the only problem is that it does not obey the vector law of addition, so that's why it is not a vector quantity. Okay, तो करंट एक्चुअली कौन सा क्वांटिटी है? टेंसर एक्चुअली। अब मान लो टेंसर नहीं दिया हुआ है तो आप स्केलर पे जा सकते हैं, बट वेक्टर कभी नहीं जाना। एक और लगी हाथ अब बता देते हैं कि एक टर्म आता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और इसका सिंबल है J। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और करंट डेंसिटी है क्या? तो जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ओके, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो इस केस में जो करंट डेंसिटी होगा, करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मीन्स I by A, okay, I by A, it is a vector quantity, it is a vector quantity. What is the direction? The direction of current density is along the direction of electric current. तो यहाँ पे n cap आप लिख सकते हैं। It is a vector quantity, it obeys the vector law of addition, but so far current is concerned, it does not obey. इसके बारे में और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ? along the direction of electric current, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये है क्या? तो ये है करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर A इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया है और I करंट इससे फ्लो हो रहा है, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज द यूनिट एक्चुअली? तो यूनिट आपको फॉर्मूला से ही आप लिख सकते हो, क्वांटिटी। व्हाट इज द यूनिट? तो यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इस एरिया, इन डिनोमिनेटर इट इज एरिया। सो आगे अब बात करें, ये तो हुआ इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज ए स्केलर? बिकॉज इट डज नॉट ओबे the vector law of addition. Now you come here, next topic that we will discuss here, EMF. EMF, ये ध्यान में रखें, EMF. EMF is what? It's a electromotive force, motive force, ठीक है। ये हर एक सेल और बैटरी का EMF होता है। आप बाजार में भी सेल देखे होंगे, उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, तो वो उसका EMF है। एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। ये मिसनॉमर है, फिजिक्स में इसको बोलते हैं, इट इज मिसनॉमर, मिसनॉमर, मिसनॉमर। मिसनॉमर का मतलब हुआ कि जिसका नाम जो है वो है नहीं एक्चुअली, ये है फोर्स, इसका नाम है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। इसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, इसका यूनिट वोल्ट होता है। अब मान लो किसी सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक राउंड घुमाने में जितना एनर्जी की जरूरत है उसको हम बोलते हैं EMF। तो इसको आप डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव
1 coulomb of charge once round in a circuit. Once more I am repeating. The magnitude of energy required to move unit positive charge once round in a circuit is called electromotive force. शॉर्ट में बोले तो EMF. तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लें. द एनर्जी रिक्वायर्ड to move unit positive charge once round in a circuit या in a closed circuit बोलो, in a closed circuit. तो एक closed circuit में CUIT, एक closed circuit में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पूरे चक्कर घुमाने में जितना वर्क डन होगा या जितना एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. दिस इज वन. एक और डेफिनेशन है कि आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो. तो सपोज करो कि मेरे पास एक सेल है, ओके, एक सेल है and it is connected with a voltmeter. This is a voltmeter and it is also connected with a resistance. ठीक है. और बीच में एक की लगा हुआ है, एक की. ओके. तो आपने देखो इसको सेम सेल है और इसको वोल्ट मीटर से हम कनेक्ट किए हैं, एक की लगा है. तो जब की ऑन होता है तो वोल्ट मीटर की कुछ न कुछ रीडिंग होती है, और जब की ऑफ होता है, ये ऑन हुआ तो इसमें डॉट दे दिया. इफ यू आर पुटिंग डॉट इट मीन्स दैट स्विच इज ऑन. इट मीन्स करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और करंट जो है इस रेजिस्टेंस से होकर के फ्लो कर रहा है आपको. ओके, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस. तो उस केस में वोल्ट मीटर आपका कुछ ना कुछ रीडिंग देगा. अगर हम ऑफ कर दिए सर्किट को तो भी वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग देता है. यानी वोल्ट मीटर रीडिंग दोनों केस में देता है. इफ योर स्विच इज ऑन, वोल्ट मीटर विल गिव यू रीडिंग. इफ योर स्विच इज ऑफ, द वोल्ट मीटर इज अगेन गिविंग रीडिंग. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द रीडिंग्स. तो स्विच ऑन का मतलब हुआ कि यू आर ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल, और स्विच ऑफ का मतलब हुआ यू आर नॉट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल. दोनों ड्रॉइंग एंड नॉट ड्रॉइंग. तो ये बात ध्यान में रखना है आपको कि जब हम करंट सेल से ड्रॉ नहीं करते हैं तब जो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ईएमएफ बोलते हैं. ठीक है. दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल when current is not drawn from the cell is called EMF. So this is another definition you can write. The potential difference across the two terminals of a cell when no current is drawn is called EMF of the cell. The potential difference across the two terminals of a cell when current is not drawn. इसका मतलब हुआ स्विच ऑफ करके आपने रखा. जब आप स्विच ऑन करके रखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसका भी डेफिनेशन आप लिख लो. उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस.
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो आप इसको डिफाइन करना, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस across the two terminals of a cell, the two terminals of a cell when current is drawn in it। जब आप करंट ड्रॉ कर रहे हो तो उस समय सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो केस हुआ, एक करंट ड्रॉन और दूसरा केस क्या हुआ, करंट इज नॉट ड्रॉन। ड्रॉ करने के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, एंड इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग करंट देन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज टर्म्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज। इस केस में याद रखें, इन दिस केस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जब आप करंट ड्रॉ कर रहे हो तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V का जो वैल्यू होगा वह EMF से छोटा होता है। ओके, तो V इज स्मॉलर देन द EMF इन दिस केस पर्टिकुलरली। कभी कभी V जो है EMF से बड़ा भी होता है, V EMF के बराबर भी होता है, लेकिन इस केस में आपका जो V का जो वैल्यू होगा वो अब कौन सा केस में होगा, कौन सा केस में नहीं होगा, इसके अभी हम डिटेल करते हैं। मान लो सेल काउंटर, एक हम दूसरे सर्किट की बात करें, तो जब सर्किट हम ड्रॉ करें तो एक दो बेसिक्स आप जरूर ध्यान में रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। So we are talking about सर्किट। तो सर्किट क्या होता है? सर्किट के केस में आप ध्यान करें कि सर्किट, व्हाट इज सर्किट? समटाइम्स इट इज ए roadways of electric current। मतलब ये जो है वह इलेक्ट्रिक करंट चलने का रास्ता, ठीक है। अब इस रास्ते में हमको जरूरत क्या क्या पड़ती है? तो सबसे पहला आपको चाहिए सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। या बैटरी भी होता है, व्हेन यू आर ग्रुपिंग द सेल्स, दिस इज सेल एक्चुअली, सेल। और अगर हम इसको कनेक्ट करें, तीन सेल को कनेक्ट कर दिए तो ये हो गया बैटरी। दिस द बैटरी कंप्राइजेस ऑफ 3 सेल्स। ओके, अच्छा अब चलो कभी आप पता करो घर में जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर बैटरी में कितना सेल है, हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 2 खोज के देखना और इसको पता करना, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन इन्वर्टर बैटरी। द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। दूसरा आपको चाहिए कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर जो है, एक आप देखोगे लैब में कॉपर का वायर होता है, दिस इज एक्चुअली कनेक्टिंग वायर। मेरे पास है भी, हम दिखा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर का सिंबल ये है। ओके, उसके बाद अगर मान लो वायर को ज्वाइंट करना है, सी, तो मान लो ये वायर है, ये आपको ज्वाइंट होगा, ज्वाइनिंग ए वायर। फिर एक तरह का आपको होगा, इस तरह का भी आप देखोगे, ये ऐसे गया फिर ऐसे निकल गया। तो वन वायर इज गोइंग ओवर अनदर वायर विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो वन वायर
goes over another wire. ठीक है, one wire goes over another wire without any electrical connection. Physically they are in contact, but electrically they are well separated. Physically they are in combine, they are in contact, but electrically there is no connection at all. तो one wire is going over another wire. ये आप घर में भी आप देखोगे, एक वायर दूसरे वायर से सटा हुआ रहता है, लेकिन फिजिकली दे आर इन कॉन्टैक्ट. नाउ नेक्स्ट, और आपको सर्किट एलिमेंट ये क्लास 10th में भी पढ़े हो तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं. फिर आपके आए अगला जो होगा परहैप्स 4th डी 5वां ई, ये होगा अमीटर. दिस इज ए करंट मेजरिंग डिवाइस. इसके सिंबल ए लिखा रहता है. दिस इज प्लस माइनस, उसमें रेड और ब्लैक आपको टर्मिनल्स होगा अमीटर में. तो रेड नॉर्मली प्लस टर्मिनल्स या हायर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, और जो काला होता है, जो ब्लैक टर्मिनल्स होता है, वो आपको लोअर पोटेंशियल को डिनोट करता है. दिस इज अमीटर. कभी कभी आप देखोगे कि ऐसे भी लिखा रहेगा MA, और कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा μA. These all are ammeter. This is plus minus, correct? These all are ammeter. These all are current measuring devices. The only thing is the ranges are different. तो ये जो अमीटर है वो एम्पियर में मेजर करता है. जो MA वाला अमीटर है मिली एम्पियर मीटर बोलते हैं उसको, मिली एम्पियर मीटर. दिस इज एम्पियर मीटर, दिस इज मिली एम्पियर मीटर, दिस इज योर माइक्रो एम्पियर मीटर. सो दिस डिवाइस माइक्रो एम्पियर मीटर, ये तीनों में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है. ओके, तो विल डिस्कस अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ ए डिवाइस. माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर में मेजर करेगा, ये मिली एम्पियर में मेजर करेगा, ये एम्पियर में मेजर करेगा. सो दिस इज वन सर्किट एलिमेंट. नेक्स्ट चले हम EF. देखो वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर को हम ऐसे भी लिखते हैं. दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल. ओके, यस. वोल्ट मीटर इसमें भी होता है मिली वोल्ट, MB, माइक्रो वोल्ट होता है. तो जरूरत पड़ने पर जो आपको यूज करना है, कहीं कहीं MB भी लिखा रहेगा. दिस मीन्स व्हाट, मिली वोल्ट मीटर. दिस इज μB, दिस इज द माइक्रो वोल्ट मीटर. सो एनीवे यू कैन यूज दिस ऑल इन योर, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये सब आपको करने को मिलेगा. नाउ तो अमीटर इज ओवर, वोल्ट मीटर इज ओवर. अब चले हम आगे बढ़े. एक और है वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस करंट को हम कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर. तो स्वाभाविक है कि अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा करोगे सर्किट का तो करंट का वैल्यू कम होता है, और अगर रेजिस्टेंस हम कम करेंगे तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा. So variable resistor. Next numbering I am forgetting. Next is whatever G. Say variable resistor. A variable resistor. Okay. तो वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल जो होता है, आप रेजिस्टेंस करो और एक एरो मारो. दिस द वेरिएबल रेजिस्टर. एरो जहाँ भी रहेगा वो वेरिएबल को ही शो करता है. जैसे मान लो कि एक हमारी बैटरी है और इसमें एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके EMF जो है दैट यू कैन वेरी. ओके, तो ये एरो जो है ये वेरिएबल रेजिस्टर को बताता है. इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और ऐसे लिख दिस. So this is another way to express the variable register. एक तो बात ये हुआ, और ये ध्यान में रखना आप. अब आप चलो कि जो हम बात करना चाहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सब तो बेसिक्स है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो ओनली रिपीटेशन और रिवीजन आई एम डूइंग. नाउ यू कम हियर कि अब हम एक सर्किट बनाते हैं सिंपल सा. तो सर्किट बनाने से पहले 2-3 बातें आप जरूर ध्यान में रखें. हाँ, एक और छूट रहा है आपका स्विच. स्विच जो है
ऐसे आप दिखाएं, दिस इज ऑफ, और अगर हम ऐसे कर देते हैं, दिस इज ऑन, स्विच ऑन, या फिर ऐसे भी रहता है, इस गैप है, एयर गैप, दिस इज ऑफ, और इसमें अगर हम डॉट डाल दें, दैट मीन्स यू हैव फिल्ड एयर गैप विथ सम कंडक्टिंग मटेरियल, तो ये हो जाएगा आपको ऑन। सो these are some circuit elements which is frequently used in this chapter. Now you come here. जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको जो बताने हैं वो हमेशा ध्यान रखें, तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी दैट विल बी मोर क्लियर। देखो, हम कुछ लिस्ट बनाते हैं। पहला आमीटर, दूसरा कनेक्टिंग वायर, तीसरा स्विच, चौथा आपको आइडियल सेल, ओके। इस सभी का रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं। The resistance of all these are 0, क्योंकि हम सबको आइडियल मान रहे हैं। These are the ideal ammeter, सारे आइडियल हैं। आइडियल ammeter, आइडियल कनेक्टिंग वायर, आइडियल स्विच, आइडियल सेल, सभी के रेजिस्टेंस 0 होते हैं। तो आप ध्यान देना, 10th में अगर हम ये सब सर्किट जोड़ते भी थे तो रेजिस्टेंस जब हम जोड़ते थे तो इस सब का रेजिस्टेंस हम लोग नहीं लेते थे। तो वी आर कंसिडरिंग दैट ऑल दीज आर इज आइडियल वन, सो दे हैव नो रेजिस्टेंस एट ऑल। एक हम नहीं लिखा है, वो है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो होता है इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। और याद करें तो वोल्ट मीटर को सर्किट में हम जब जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? इट इज अ पैरेलल कनेक्टेड। याद करो, तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अक्रॉस मीन्स व्हाट? इट इज अ पैरेलल कनेक्टेड। और पैरेलल कनेक्शन में इसका जो रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1/∞। बात समझ में आया? पैरेलल कनेक्शन में चूंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी और वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट होता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूशन होगा सर्किट का वो होगा 1/R। तो 1/R का मतलब हुआ 1/∞, एंड 1/∞ इज व्हाट? 0। तो इसका ये समझ लो कि वोल्ट मीटर का इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी अगर हम सर्किट में उसको जोड़ते हैं तो सर्किट के रेजिस्टेंस का जो सर्किट में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूशन फिर भी 0 है, बिकॉज इट इज पैरेलल कनेक्टेड। अगर आप सीरीज में जोड़ देते वोल्ट मीटर को और आपका वोल्ट मीटर आइडियल है, इसका मतलब हुआ कि इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो जब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो नेचुरली इट विल नॉट अलाउ एनी करंट टू पास थ्रू। ओके, सो थिंग्स आर क्लियर। अगर हम इनफाइनाइट करंट इसमें डाल दें तो इट विल नॉट अलाउ एनी करंट। सॉरी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस डाल दें तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कैसे डालेंगे? बाय कनेक्टिंग वोल्ट मीटर इन सीरीज, सो इट विल नॉट अलाउ एनी करंट टू पास। ओके, या फिर आप ये समझ लो, इनफाइनाइट ना समझ करके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ये आप बोल सकते हो। इसके रेजिस्टेंस 0 ना मान करके आप प्रैक्टिकल केस में चलें, रियली ये वो आइडियल केस में। आइडियल केस में इन सभी का रेजिस्टेंस 0, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। अब रियल केस में क्या होता है? तो रियल केस में आप बोलना कि इस सब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, बट देयर रेजिस्टेंस इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू सम वैल्यू, तो इसलिए हम इसके रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं।
और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, इनफिनाइट ना होकर के बहुत ज़्यादा होता है। आप ये समझ के क्लास 12 में चलेंगे। 10th में तो हम लोग सबको 0 मान के चल रहे थे, लेकिन क्लास 12 में आपको कहीं कहीं दे दिया रहेगा कि इसका इतना रेजिस्टेंस है। ओके, सो दिस आर सम बेसिक्स आइडिया दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ यू कम टू ए सर्किट। अब सर्किट की बात करें तो सर्किट में तो सबसे पहले हम एक लॉ को पढ़ें जो आप पहले पढ़े हो, वो है आपका ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इसको आप पढ़ सकते हो। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सभी को पता है। ए करंट passes through a conductor is directly proportional to the potential difference across it when the conductor is kept at constant temperature and its other physical parameters are also kept constant। ये स्टेटमेंट है इसके कि करंट जो है किसी कंडक्टर से हो करके जो गुजर रहा है करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और ये कंडीशनल है, तो उसमें कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना कि कंडीशन क्या है कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो पहला ही लाइन ये जोड़ देना। तो पहला लाइन क्या जोड़ेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आप भूलना नहीं, अगर ये लाइन नहीं लिखते हो तो फिर ओम्स लॉ का कोई मीनिंग नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट passes through a conductor is directly proportional to the potential difference across it। ठीक है, एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स like its length, its nature of material and the pressure present in surrounding, the other physical parameters are also kept constant। वो भी लिख दें, other physical parameters are also kept constant। ओके, तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो जो स्टेटमेंट है उसमें I पहले है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही स्टेटमेंट है। तो आपने लिखना क्या? I इज इक्वल टू, क्योंकि करंट पहले लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू सम ऑफ कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं 1/r इंटू V। तो 1/r इज नोन एज कंडक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कंडक्टेंस। ओके, सो व्हाट इज V देन? तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V का जो वैल्यू होगा वो I इंटू R। ये फॉर्मूला आप क्लास 10th में भी पढ़े हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो I इंटू R का होता है, और जो करंट होगा वो 1/r इंटू V का होता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन से, दिस इज योर ओम्स लॉ। अब इस लॉ तो बहुत आसान है, पहला लाइन हम इसमें अगर लिखें, क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है? तो आपका जवाब होगा नो, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि ये सिर्फ कंडक्टर के लिए लागू है, बाकी सेमी कंडक्टर है उस सब के लिए ये लागू नहीं है। दूसरा कि ये अगर टेम्परेचर बदल दें तो ये लॉ जो है वह काम नहीं करता। और यूनिवर्सल लॉ क्या है ना, यूनिवर्सल लॉ जो होता है ना वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है,
और ये लॉ कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आप लिखना पहला लाइन, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, it is not a universal law, so you have to write this. It is not a universal law simply because it depends on so many criteria, so many factors, that's why it is. But universal law does not depend any criteria or any factors, so it is not a universal law. अब आप चलो कि जो रेजिस्टेंस है ये आर, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बताएंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वह और किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला लिस्ट बना है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन पहले लिस्ट बना है, पहला नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल। आप जैसे मान लो कि कोई कंडक्टर कॉपर का बना है, कोई सिल्वर का बना है, कोई एल्युमिनियम का बना है, तो इसके सबके मटेरियल का नेचर अलग अलग है, तो इसके रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे। बी, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और याद रखें कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। इस बात को हम थोड़ा और डिटेल करेंगे, जिससे एक फॉर्मूला आप नोट करें। पहले तो एक सेंटेंस लिखें, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस on increase of a conductor। तो आप लिख सकते हो आर थीटा, यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट थीटा डिग्री सी इज इक्वल टू आर जीरो, रेजिस्टेंस ऑफ सेम कंडक्टर एट 0 डिग्री सी इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। थीटा इज टेम्परेचर, तो थीटा टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। हियर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। अल्फा इज, अब देखो इससे दो बातें आपको समझ में आएगा कि हम जैसे जैसे अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दैट यू नो। अब उल्टा सोचो, अगर हम टेम्परेचर घटाएं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा। तो क्या घटते इतना टेम्परेचर घटा दो कि उसका रेजिस्टेंस घट करके 0 हो जाए, ऐसा हो सकता है? आप सोचो पहले। हमने बोला ऐसा हो सकता है। जब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का, तो नेचुरली टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटेगा। ओके, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टेंस कंडक्टर का घट के 0 हो? यस है। तो द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। सो दैट यू राइट, the temperature at which the resistance of a conductor resistance of a conductor CTOR is 0 is called critical temperature, ओके, इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो एक टेम्परेचर आप फॉर योर जनरल नॉलेज यू राइट
जो मर्क्यूरी है, अब मान लो कि आपने क्रिटिकल टेम्परेचर किसी कंडक्टर का ला दिया, तो इट मीन्स व्हाट, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इस टेम्परेचर पे जाके जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टर, इमेजिन, वैसे उतना आसान नहीं है बट मतलब बात करने में बहुत आसान है कि जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टर क्या संभव है, तो आपने बोला संभव है थियोरेटिकली। तो एक टेम्परेचर आप नोट करें 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन। ये टेम्परेचर जो है वह क्रिटिकल टेम्परेचर है मर्क्यूरी का, दिस इज फॉर Hg। तो एट 4.2 केल्विन mercury has zero resistance. It means what? A conductor now you got having zero resistance. तो ऐसे कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं, और दिस इज ए सुपर कंडक्टर। तो पहला सुपर कंडक्टर मर्क्यूरी ही आया था जिसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन पे जीरो रेजिस्टेंस हो जाता। तो दिस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए सुपर कंडक्टर। देखो गुड कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में फर्क है। गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि कोई भी गुड कंडक्टर सुपर कंडक्टर नहीं है। तो पहला सुपर कंडक्टर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था अबाउट मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी बिकम सुपर कंडक्टर एट 4.2 केल्विन। एक और चीज यहां पे बता दें आपको फटाफट कि देखो, अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दैट यू नो। किसी कंडक्टर का आप ये बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप हमको ये बताओ कि अगर हमको रेजिस्टेंस मालूम है, बस समझ में आया क्या मालूम है? रेजिस्टेंस डिफरेंट टेम्परेचर का। जैसे हम तीन रेजिस्टेंस लेते हैं, आर थीटा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर at theta degree Celsius, theta degree Celsius. R0, resistance of a conductor, resistance of a conductor at 0 degree Celsius, 0 degree, and R100 भी ले लें, R100, ठीक है। तो R100 ले लो, तो R100 का ये हुआ रेजिस्टेंस ऑफ सेम कंडक्टर, एक ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफ सेम कंडक्टर एट बताओ एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमने एक ही कंडक्टर का तीन रेजिस्टेंस निकाला, 0 डिग्री का, 100 डिग्री का, और थीटा डिग्री का रेजिस्टेंस पता है। थीटा डिग्री का, थीटा को नहीं पता है लेकिन रेजिस्टेंस पता है। तो क्या ये तीनों पता होने से थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं? तो बोले हाँ निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली देखें कैसे निकालेंगे। बात समझे, एक ही कंडक्टर का तीन रेजिस्टेंस पता है, 0 डिग्री का, 100 डिग्री का और थीटा डिग्री का। तीनों रेजिस्टेंस मालूम होने से क्या हम थीटा यानी टेम्परेचर निकाल सकते हैं? तो आपने बोला निकाल सकते हैं, कैसे? देखो, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मान लो आर थीटा, तो आर थीटा इज हाउ मच? आर थीटा इज R0 to 1 प्लस अल्फा थीटा, ये फॉर्मूला है। अब आप बताओ कि ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर थीटा माइनस R0 इज इक्वल टू हाउ मच? R0 अल्फा थीटा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये R0 को इधर लेकर। फिर हम क्या करें, इसी फॉर्मूला में एक फॉर्मूला बनाए R100,
तो R100 का फॉर्मूला क्या होगा ये देख लें। ओके, तो R100 इज इक्वल टू थीटा की जगह क्या है 100, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100, या 100 अल्फा भी लिख सकते हो, अल्फा की जगह अल्फा, थीटा की जगह 100। अब यहाँ पे R0 को फिर इधर लाओ, तो ये क्या हो जाएगा R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 इंटू अल्फा इंटू 100। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ओके, अब आप करें तो करें क्या यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 में 2 से आप डिवाइड कर दो। व्हाट यू आर गेटिंग, लेफ्ट साइड में देखो, तो लेफ्ट साइड में आर थीटा माइनस R0 डिवाइडेड बाय और मिलेगा R100 माइनस R0। राइट साइड में आप बताएं, तो दिस इक्वल्स हाउ मच, तो R0 तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा भी कैंसिल होगा, व्हाट यू आर लेफ्ट, दिस इज थीटा बाय 100, करेक्ट। सो व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू, व्हाट से देखें, R थीटा माइनस R0 बाय R100 माइनस R0 is a whole multiplied by 100. That means theta you got. आपको पता है क्या, थीटा डिग्री का रेजिस्टेंस, 0 डिग्री का रेजिस्टेंस, 100 डिग्री का रेजिस्टेंस। तो 3 रेजिस्टेंस मालूम होने से आप टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना टेम्परेचर होगा। तो इस तरह के थर्मोमीटर को हम बोलते हैं प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये फार्मूला यूज किया जाता है, ये आपके कॉन्सेप्ट को यूज करके एक थर्मोमीटर बनाया जिसका नाम क्या पड़ा, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ओके, सो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, तो आप इसको नोट कर लें। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसका फार्मूला ये है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है क्या, कि प्लैटिनम का रेजिस्टेंस आपको पता करना है, ठीक है, और प्लैटिनम का रेजिस्टेंस 3 टेम्परेचर पता करना, पहले R0 पे, और फिर 100 डिग्री पे उसी प्लैटिनम का, और फिर थीटा डिग्री पे, थीटा वी डोंट नो, तो थीटा डिग्री पे रेजिस्टेंस पता कर लो। 3 रेजिस्टेंस पता करने से हमको टेम्परेचर पता चल गया। तो ऐसे थर्मोमीटर को हम बोलते हैं प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। देयर इज सम प्रॉब्लम्स आल्सो इन योर टेक्स्ट बुक, वी विल डील दैट वन। तो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। फिर से वापस चलो, जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो पहला हमने आपको बोला था नेचर, दूसरा क्या बोला था टेम्परेचर, और तीसरा वहीं पे पॉइंट वापस जाते हैं, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स, फटाफट करें, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑन टेम्परेचर पहला, दूसरा नहीं, पहला क्या लिखे थे नेचर, दूसरा क्या लिखे टेम्परेचर, और तीसरा होता है जैसे फिजिकल पैरामीटर आप देखें, तीसरा है लेंथ, और चौथा है उसकी मोटाई थिकनेस, या मैथमेटिकली बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड करता है इसकी चर्चा हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।